नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज भारतीय बाजारों में ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है। निफ्टी बैंक पर दबाव ज्यादा है, लेकिन निफ्टी स्थिर है। करीब 75 अंकों का इजाफा निफ्टी में। निफ्टी बैंक अब 125 पॉइंट के नुकसान पर 46,800 के नीचे हम फिसले थे, लेकिन अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश निफ्टी बैंक कर रहा है। आज ऑटो कंपनियों में भी थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला है CLSA के डाउनग्रेड के बाद, लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्केट का हाल देखें और मार्केट ब्रेथ देखें तो मिड कैप इंडेक्स 200.2 पर, इसीलिए मार्केट ब्रेथ हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में आपको दिखाई देगी। टेक्नोलॉजी काउंटर्स में एक अच्छा खासा कमबैक देखने को मिला है, तो ये पॉकेट है जो दरअसल आज मार्केट को सपोर्ट कर रहा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी साथ आज बाजार को मिला है। ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या पोजिशनिंग रही है और किस तरह के रिटर्न्स इनके बने हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 3 जानकार हमारे साथ इस हफ्ते मैदान में हैं और इनके रिटर्न्स अब आपके सामने। रुचित 8% की कमाई पर बैठे हैं, प्रशांत ने 12% के रिटर्न्स बना लिए, ब्रिजेश करीब 2% के रिटर्न्स एंजॉय कर रहे हैं। आज ऊपरी लेवल से कुछ हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब इस प्रॉफिट बुकिंग का फायदा उठाकर और अग्रेसिव तेजी करनी है या नहीं, ब्रिजेश बताइए क्या किया जाए। गुड मॉर्निंग आशिता जी। सो मुझे लगता है कि निफ्टी पॉजिटिव है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, थोड़ा सा स्लाइट प्रेशर है। सेकेंड हाफ में अगर रिकवरी आता है बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर तो शायद थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है, बट देन आज के दिन के लिए स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में अवॉइड करूंगा। बैंक निफ्टी में अवॉली चार्ट में थोड़ा सेलिंग आया है, तो अगर सेकेंड हाफ में अगर सेलिंग आता है तो डेफिनेटली एक सेलिंग पुट ऑप्शन या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी बैंक निफ्टी में। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। आईटी स्टॉक्स आज चल रहे थे, तो मुझे लगता है आईटी में सेकेंड हाफ में फिर से मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो बायस पॉजिटिव रहेगा। निफ्टी में भी 21,000 के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलना चाहिए। नीचे के स्तर पे 20,400 का सपोर्ट लेवल रहेगा, ये रेंज रहेगा निफ्टी में 20,400 से 21,000। बायस पॉजिटिव है, करेक्शंस में बाय करेंगे। सिर्फ स्पेसिफिकली फॉर द डे बैंक निफ्टी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। बैंक अवॉइड किया जाएगा, आज एक्सपायरी भी है, लेकिन इंडेक्स में तेजी की पोजीशंस अपनानी चाहिए। चलिए सीधे ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। एक बार हो सके तो हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो के टॉप ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जिसमें प्रशांत ने इनफैक्ट अदानी टोटल दिया था कल, 5% की कमाई हुई और रुचित का रैलिस इंडिया करीब 5% के गेंस कमा कर गया है। प्रशांत, आपके पोर्टफोलियो में फैक्ट और MCX है, नया ट्रेड आप क्या जोड़ने वाले हैं? जी हर्षा जी, दर्शकों के लिए एक अपडेट देना चाहूंगा कि गेम के हिसाब से मैंने ATGL अडानी टोटल गैस में प्रॉफिट बांधा था, बट जिस लेवल पे मैंने बुक किया वहां से अभी तक भी 23% अप आ चुका है, तो मुझे लग रहा है दर्शकों को डेफिनेटली इसका फायदा हुआ होगा, तो उसमें बने रहिए। जहां तक आज के ट्रेड की बात है, मैं रेकमेंड करना चाहूंगा जेके पेपर। ये करीबन 400-401 के जोन में चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 390 390 और जो टारगेट में देख रहा होगा करीबन 425 तक। जेके पेपर में तेजी का ट्रेड 425 टारगेट रहेगा और ये काउंटर आप 390 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में रखेंगे। ये है वो पहला ट्रेड। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो मैं देख रही हूँ और यहाँ पर इनका नैल्को में आज सुबह में एग्जिट किया है, USL अभी भी होल्ड कर रहे हैं, कल MGL में इन्होंने प्रॉफिट बांधा। नया क्या जोड़ रहे हैं आप? मुझे लगता है एक मोमेंटम है, आज ऑलरेडी स्टॉक पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है करंट प्राइस में बाय करना चाहिए 152 पे। 148 का स्टॉप लॉस रहेगा, 161 के टारगेट से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। 161 तक के लिए मैं एक इसमें ट्रेड लेना चाहूंगा। 61 टारगेट तो समझ गए, लेकिन स्टॉक का नाम नहीं सुनाई दिया। गुजरात पिपा GPPL। गुजरात पिपावाव की बात हो रही है, जहां पर तेजी वाला ट्रेड। स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज। का स्टॉप लॉस रखेंगे और 161 का टारगेट के लिए हम प्ले करेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए गुजरात पिपावाव 148 का स्टॉप लॉस है, 161 का टारगेट है। नया तेजी का ट्रेड। रुचित के पोर्टफोलियो में एक तो ऑयल इंडिया बरकरार है और नवीन फ्लोरिन भी। आज हालांकि नवीन फ्लोरिन में उतना कैचअप नहीं देखने को मिला जितना शायद आरती इंडस्ट्रीज, आपका SRF, UPL भाग गए, लेकिन यू नेवर नो, पूरा दिन बाकी है। नया क्या जोड़ने वाले हैं आप रुचित? जी अर्षदा जी, EID पेरी में यहाँ पे ऐड करने की सलाह दूंगा। यहाँ पे 574 करंट मार्केट प्राइस है, सो एंटायर सेक्टर एक मोमेंटम है। सेकेंडली प्राइस वाइज देखेंगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है, वो भी बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ।
यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे अच्छा मोमेंटम आ सकता है, तो पहली खरीदारी करे 555 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 620 के अराउंड के टारगेट्स आ सकते हैं इसमें। 620 का टारगेट रहेगा। EID पैरी आज 5% के गेन्स दिखा रहा है, लेकिन क्षमता है और मजबूती दिखाने की, तो बाय साइड का एक और ट्रेड। अच्छा ब्रिजेश, एक और ट्रेड ऐड कर सकते हैं तो उनसे हम बात करेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट स्कैन की बारी है। NHPC आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और आपको याद होगा अक्टूबर, सितंबर, नवंबर 3 महीने जहां पर एक के बाद एक NHPC हो, SJVN हो, इन सभी हाइड्रो पावर कंपनियों के हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर डिलीवरी आती हुई दिखाई दे रही थी। तो ओवरऑल ऑर्डर बुक की पोजीशन क्या है, और इस समय जब बाजार भर में बड़े कैपेक्स की बात हो रही है, NHPC की क्या तैयारी है? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हमारे इस समय जुड़ रहे हैं कंपनी के दरअसल डायरेक्टर फाइनेंस RP गोयल। गोयल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पिछले 3 महीनों में हमने देखा है कई सारे ऑर्डर्स की खबर आपकी तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से एक्सचेंजेस के साथ शेयर हो रही थी, और इस समय आजकल चर्चा होने लगी है कि बहुत बड़ा कैपेक्स दरअसल अक्रॉस इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे सबसे पहले कैपेक्स की बात करना चाहूंगी। आपकी करंट कैपेसिटी कितनी है, कितनी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है यहाँ से कैपेसिटी को बढ़ाने की? नमस्कार मैडम। अभी हमारी जो वर्तमान में कैपेसिटी है वो 7071 मेगावाट है, और हम इसको अगले 4 साल में इसको डबल करने जा रहे हैं। 7000 से फिगर पे पहुंच जाएंगे, और हमारा जो करंट ईयर का प्लांट कैपेक्स 10,800 करोड़ रुपए का है, और अगले 8 से 10 साल तक भी इसी रेंज में हमारा कैपेक्स रहेगा। हर साल हम 9,000-10,000 करोड़ रुपए कैपेक्स हर साल करेंगे। तो अगले 2032 तक हमारी जो कैपेसिटी है वो हम इसको करीब 25,000 मेगावाट तक लेके जाएंगे की कैपेसिटी आपकी हो जाएगी। और ये प्योरली हाइड्रो वाली रहेगी या फिर मिक्स्ड रहेगी? मैं जो भी बात कर रहा हूँ हाइड्रो की बात कर रहा हूँ, और इसमें पंप स्टोरेज भी इंक्लूड है। हम पंप स्टोरेज में भी काम कर रहे हैं। तो 4-5 प्रोजेक्ट हमारे जिनके हम काफी काम कर चुके हैं, मतलब DPR प्रिपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको हम अगले 2 साल में जमीन पे शुरू कर देंगे, और 2030-31 तक हम उनको कमीशन भी कर देंगे। तो उनकी कैपेसिटी भी 5,000 मेगावाट इसमें शामिल है। अच्छा, इस साल हमने कई इलाकों में बाढ़ देखी है जिसमें आपके कुछ प्रोजेक्ट्स पर भी इम्पैक्ट पड़ा है, दूसरे दिग्गज प्रोजेक्ट्स पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। वहां पर रिकवरी की स्थिति क्या है गोयल साहब, और किस तरह के एहतियात अब यहाँ से आगे आप ज्यादा रखना चाहेंगे? सिक्किम में जो ये फ्लड आया था अक्टूबर के महीने में, उसमें हमारा 2 प्रोजेक्ट खासकर इम्पैक्ट हुए हैं। तीस्ता 5 जो 500 मेगावाट का हमारा प्रोजेक्ट है, और एक अंडर कंस्ट्रक्शन 500 मेगावाट का तीस्ता 6 प्रोजेक्ट है, उसमें भी इम्पैक्ट है। लेकिन तो तीस्ता 6 जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको हमने वर्क दोबारा स्टार्ट हो गया फुल फ्लेज, और तीस्ता 5 में रिस्टोरेशन में हमें 1 साल का समय लगेगा। काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, हमने वहाँ सफाई और वो सब शुरू कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड करने की हम उसमें स्थिति में आ गए हैं, और हम होपफुल है कि अगले 1 साल में हम उनको रिस्टोर कर लेंगे। और हमारा जो टोटल लॉस है हमारा वो करीब 800 करोड़ रुपए का है तीस्ता 5 में, जिसमें 500 करोड़ का बिजनेस इंटरप्शन लॉस भी है, और करोड़ रुपए का मटेरियल डैमेज प्रॉपर्टी का लॉस भी है। लेकिन ये लॉस पूरी तरह से इंश्योरेंस कंपनी के साथ में इंश्योर्ड है, तो हमें इसमें कोई फाइनेंशियल लॉस होने की उम्मीद नहीं है। मैं थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड या फिर ऑफ सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स अब आई थी जब ये बाढ़ हुई थी कि शायद उस डैम की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए गए थे। उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या आपने किसी तरह की जांच बिठाई है? ऐसी स्थिति दोबारा रिपीट ना हो, उसका कैसे ख्याल रखा जाएगा? मैडम थोड़ा कंफ्यूजन है। एक्चुअली में वहाँ 2 डैम को नुकसान हुआ है। एक तीस्ता 3 डैम है जो एक सिक्किम गवर्नमेंट की जॉइंट वेंचर में कंपनी है, उसके डैम की जो आप बात कर रहे हैं उस डैम की बात है, पास आउट हो गया है। हमारा डैम इंटैक्ट है, केवल हमारे जो गेट थे डैम के हाइड्रोमैग्नेटिक वर्क्स उनको नुकसान हुआ है, या जो मलबा है वो भरा है, अदरवाइज हमारी मशीन और डैम इंटैक्ट है। तो इसलिए हमारे डैम की क्वालिटी कोई इशू नहीं है, और कोई जांच की जरूरत भी नहीं। ओके, ठीक है। तो उस क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, 2 प्रोजेक्ट्स, आपका सुबानसिरी लोअर वाला प्रोजेक्ट और परबती वाला प्रोजेक्ट, क्या टाइमलाइन रहेगा? कब तक कमीशन होने के आसार हैं इन प्रोजेक्ट्स के? पार्वती 2 प्रोजेक्ट में अभी कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं बची है,
इसकी जो टनल थी वो पूरी तरह खुदाई कर चुके हैं, 32 किलोमीटर टनल की। केवल उसकी 2700 मीटर की लाइनिंग बाकी है, कंक्रीट लाइनिंग। और हमारे प्लान के हिसाब से सितंबर 2024 में हम इस पूरे प्रोजेक्ट को कमीशन कर देंगे, तो 800 मेगावाट पूरा ऐड हो जाएगा और इसमें अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। सुबनसिरी में हम 2 यूनिट मार्च 24 तक कमीशन करने का प्लान किया हुआ है और पूरा प्रोजेक्ट जो जिसमें 8 यूनिट है उसको हम मई 2025 तक पूरी तरह कमीशन कर देंगे। गोयल साहब, ऐसे सुनने में भी आ रहा था और कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही थी कि दिसंबर में किसी तरह का रेट रिव्यू होने वाला है। कुछ इंडिकेशन किस तरह के चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे? आपके रिटर्न ऑन इक्विटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? 2019-24 का जो टैरिफ ब्लॉक था वो खत्म हो गया है, तो 24-29 के लिए नए टैरिफ रेगुलेशंस आने वाले हैं। डिस्कशन पेपर आया था, उस पर हमने अपने कमेंट्स दिए हैं और हमें उसमें कोई कमी होने की उम्मीद नहीं है, कोई नेगेटिव चीज आने की उम्मीद नहीं है। रादर हमने जो रिटर्न ऑन इक्विटी को हायर डिमांड किया है, हमने 19-20% तक की भी डिमांड की है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो जेस्टेशन पीरियड में जो हमें लॉस होता है उसमें कोई रिटर्न नहीं मिलती, उसको कंपनसेट करने के लिए हमें 19 से 20% की रिटर्न दी जाए, जैसे कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सके। तो अगर बढ़ेगा नहीं तो, लेकिन कम होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, कोई भी नेगेटिव चीज आने की उम्मीद नहीं है, चाहे वो इंसेंटिव की बात हो चाहे वो और कोई बात हो। तो ये गवर्नमेंट और जो सीआरसी है उस पूरी हाइड्रो के फेवर में है। जितना सोलर ऐड हो रहा है उतना ही हाइड्रो की डिमांड बढ़ रही है, हाइड्रो का के लिए जो लोगों की सिंपैथी बढ़ रही है, तो कोई नुकसान होने की उम्मीद नहीं। ओके, आपने अब तक जो अपनी कैपेसिटी की बात की, जो प्रोजेक्ट्स आपके तैयार हैं उनकी बात की, तो उसमें विजिबिलिटी तो काफी अच्छी है और शायद इसी बात का जिक्र आपने उस सीएलएसए की कॉन्फ्रेंस में भी किया था कि आप एक डेकेडल हाई ग्रोथ स्टोरी रचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए, प्लांट लोड फैक्टर सेकेंड हाफ के लिए कैसे पैन आउट होगा? किस तरह के रफ रेवेन्यू पर हम इस साल को आपकी तरफ से क्लोज होता देखेंगे और जो वो एनहांस्ड कैपेसिटी की बात आ रही है वो कितना ऐड करने वाली है आपके रेवेन्यू को? हमारे केस में प्लांट लोड फैक्टर नहीं होता है, प्लांट एनएपीएफ होता है, प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर होता है जी। चूंकि इस साल ये जो एक्सेस फ्लड आया या तीस्ता 5 का हमारा नुकसान हुआ, उससे थोड़ा हमें प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर कम रहेगा, लेकिन क्योंकि हम अपना जो नॉर्मेटिव से ऊपर ऑपरेट करते थे, चाहे वो प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर हो चाहे वो एनर्जी की जनरेशन हो, तो हम जो हमारा बेंचमार्क है उससे ऊपर ऑपरेट करते थे, उसमें थोड़ी कमी आएगी। तो उसकी वजह से जो इंसेंटिव मिलते थे हमें, उनकी वजह से थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन हम डिजाइन एनर्जी अचीव कर लेंगे और जो हमारा एनएपीएफ है, नॉर्मेटिव प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर, वो भी अचीव कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, 200-300 करोड़ रुपए का इधर उधर होगा अगर ओवरऑल कुछ होगा तो। लेकिन अभी भी 4 महीने की जनरेशन बाकी है, हो सकता है दिसंबर में हमें अच्छी रेन मिल जाए तो हम उसको मेकअप भी कर पाए। तो आपने जो मुझे बताया कि आपकी कैपेसिटी FY27 तक डबल होने के आसार हैं, यानी कि ये 14,000 मेगावाट के आसपास आ जाएगी, इसमें रेवेन्यूज आपके कितने बढ़ेंगे गोयल साहब? रेवेन्यू भी उसी रेंज में बढ़ जाएगा। हमारा जो अभी 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, वो 19,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हो जाएगा कैपेसिटी डबल होने पर। और इस कैपेक्स में फंडिंग अवेलेबल है या फिर आपको आगे फंड्स रेज करने पड़ेंगे? फंडिंग की कोई इशू नहीं है, हमें 10,000 करोड़ का कैपेक्स करने के लिए भी 3,000 करोड़ रुपए की ही इंटरनल अक्रूवल चाहिए, इक्विटी चाहिए, तो उसके लिए सफिशिएंट अरेंजमेंट है। और जो डेट की बात है, तो जैसे हम मार्केट में डेट रेज कर रहे हैं तो लाइन लग जाती है हमारे पास में लेंडर्स की, और बेस्ट रेट पे हम अवेल कर रहे हैं। हमने भी रिसेंटली 2,000 करोड़ का लोन लिया, टर्म लोन लिया है, हमें बड़ी अच्छी रेट पे 7.54% एनुअल रेट पे लोन मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये एक ट्रेंडिंग काउंटर रहा है, आपने देखे पिछले कुछ सालों में रिटर्न्स किस तरह के कमा कर दिए एनएचपीसी ने। लार्जली सरकारी कंपनियों का खूब बोलबाला रहा है, लेकिन हाइड्रो रिन्यूएबल सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही हैं वहां पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और सरकार उसी पर फोकस कर रही है। इसीलिए कंपनी ने भी प्लान किया है कि 2027 तक वो अपनी कैपेसिटी पूरी तरह से डबल करते हुए दिखाई देंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते हैं ब्रिजेश हेल क्या एक नया ट्रेड जोड़ेंगे, वरना तो ओवरऑल रिकैप आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 का लाएंगे। जानकार अभी भी मौजूद है। ब्रिजेश के पोर्टफोलियो में एक जगह खाली है, देखते हैं उनके हाथ में कोई नया ट्रेड आ रहा है या नहीं। ब्रिजेश बताइए, कुछ आइडेंटिफाई हुआ?
हाँ मैडम, एक स्टॉक है जो मेक मनी फाइनेंस, जो एपिग्रिल करके लिस्ट है, तो मुझे लगता है उस पे हमको बाय करना है। 962 का करंट प्राइस है। काफी टाइम से ये रिवर्सल दे रहा है, आज फर्स्ट टाइम वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 940 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 1010 का टारगेट के लिए मुझे लगता है एक इसमें भी एक पोजिशनल बेट है। 2 से 3 दिन लग सकते हैं, हो सकता है फ्राइडे के बाद भी चल जाए, बट डेफिनेटली मुझे लगता है एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसे शायद पहले मेघमनी ऑर्गेनिक्स के नाम से हम जानते थे। 1910 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, 940 आपके लिए स्टॉप लॉस है। केमिकल कंपनी में वैसे भी आज अच्छा खासा जोर देखने को मिल रहा है। चलिए एक एक करके सारे ट्रेड्स अब रिकैप करते हैं, फिर देखते हैं हमारे जानकारों के रिटर्न्स की स्थिति कितनी और मजबूत हो रही है। तो ये है प्रशांत का पोर्टफोलियो। प्रशांत ने सिर्फ एक नया ट्रेड जोड़ा है, वो है जेके पेपर। 425 का टारगेट और 390 का स्टॉप लॉस है। एमसीएक्स पर एक बाय कॉल इन्होंने दिया, 3400 का टारगेट, 3000 स्टॉप लॉस। और फैक्ट जो इन्होंने कल जोड़ा था वो अभी भी कैरी कर रहे हैं। 840 का टारगेट है, 720 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। फैक्ट 1% जोड़ रहा है। एमसीएक्स में 2% की कमाई हुई। जेके पेपर 0.4% का एडिशनल ट्रेड लेकर आया है। रुचित के पोर्टफोलियो में एक ही नया ट्रेड आया है, ईआईडी पैरी। 620 का टारगेट इनका है, 554 स्टॉप लॉस जो कैरी किया है। नवीन फ्लोरिन 4000 के टारगेट्स के लिए इंटैक्ट है, 3730 स्टॉप लॉस। और ऑयल इंडिया को ये कैरी कर रहे हैं सोमवार से, 360 टारगेट, 308 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स क्या हैं? आज ऑयल इंडिया थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिखा रहा है, लेकिन नवीन फ्लोरिन 0.16% का रिटर्न दे रहा है और ईआईडी पैरी 0.18% की कमाई कर रहा है। अब लेकर आइएगा ब्रिजेश के पोर्टफोलियो को। और ब्रिजेश ने यूएसएल कल दिया था, होल्ड कर रहे हैं, 1100 टारगेट है, 1058 स्टॉप लॉस। गुजरात पीपावाव 161 का टारगेट, 158 का स्टॉप लॉस है। एपिग्रिल अभी अभी जोड़ा, 1010 का टारगेट और 940 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? यूएसएल 0.27% नीचे, गुजरात पीपावाव 0.2% और एपिग्रिल नियरली 0.8% जोड़ता हुआ इनके लिए। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति और मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में टिक कर रहा है? प्रशांत के रिटर्न्स अब और मजबूत होते हुए 15.5% की कमाई इनकी, 8% के रिटर्न्स के आसपास रुचित हैं और ब्रिजेश शेल करीब 2.5% तक की कमाई पर बैठे हैं। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की, जहां पर कोई बदलाव अगर होगा तो हमारे जानकार उसकी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे और वो ताज़ा अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।